चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की जो आपकी ये कक्षा होने वाली है, ये जीएसटी को लेकर के होने वाली है। किसको लेकर के होने वाली? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप जिसे कहते हैं। और जीएसटी के बारे में लास्ट टाइम हमने काफी कुछ बातें करी थी। जैसे कि अगर हम पिछली क्लास को देखें तो जीएसटी के बारे में हमने काफी कुछ बातें करी थी, है ना। जैसे हम चर्चा करें मेरे प्यारे दोस्त, तो मैं इसको थोड़ा सा इनरोल कर लेता हूं इसके अंदर। ठीक है, ये तो बजट हो गया, ज्ञानी बजट। ठीक है, ज्ञानी बजट। ज्ञानी बजट सुबह लेके आया था मैं। ठीक है, 21 तारीख को। तो लास्ट में हमने काफी कुछ बातें कर ली थी और जीएसटी दरों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जीएसटी स्लैब रेट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे ना लास्ट टाइम, कि जीएसटी स्लैब रेट क्या है। मेरे ख्याल से यही बिंदुओं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि जीएसटी स्लैब रेट क्या है। ठीक है, वेट। हम्म, जी हाँ, आइए जरा, ये सब कुछ हम पढ़ रहे थे। जीडीपी के प्रकार, एनडीपी और ये सब पढ़ लिया था। और मैंने शुरुआत कर ली थी कि जीएसटी क्या है, जीएसटी को किस किस नाम से जाना जाता है। और जीएसटी, भारत में जीएसटी के जनक कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सर्वप्रथम लागू कहाँ किया गया, भारत में कब कब किया गया, कहाँ कहाँ किया गया, जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर है, गोवा में है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी आईएन क्या होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। 101वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। जीएसटी का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में था, ये मैंने बता दिया था, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, है ना। इसके अलावा जीएसटी पर किस किस वस्तु पर कितना कितना टैक्स लगता है, इसके बारे में भी मैंने आपको ये डिस्कशन किया था कि जीएसटी किस किस पर कितना लगता है। ठीक है, इससे आगे की हम चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है, अब मैं इससे आगे की चर्चा करता हूं मेरे साथियों। अब आप लोग ध्यानपूर्वक थोड़ा सा सुनिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत में जीएसटी की सिफारिश किसने की, तो याद रखना है, भारत में जीएसटी की सिफारिश की विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। तो विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, और इसमें लिखेंगे भारत में जीएसटी की सिफारिश की, जीएसटी लागू करने की सिफारिश। जीएसटी को लागू करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई, तो जीएसटी को लागू करने की जो सिफारिश है वो किसके द्वारा की गई है, रिकमेंडेशन विजय केलकर समिति के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार किया था, जीएसटी का प्रारूप असीम दास गुप्ता समिति ने तैयार किया था। याद रखना है, असीम दास गुप्ता समिति। तो असीम दास गुप्ता समिति ने बनाया था जीएसटी का प्रारूप, असीम दास गुप्ता समिति द्वारा बनाया गया, द्वारा बनाया गया। तो असीम दास गुप्ता समिति ने जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था, है ना, जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था। अच्छा, जीएसटी में कुल कितने अप्रत्यक्ष करों को, है ना, जीएसटी में कुल कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया, तो 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया। तो लिखेंगे जीएसटी में कुल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल किया गया। जीएसटी में कुल 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया। जीएसटी में कुल मिलाकर के 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल किया गया। कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया था, तो 17 अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल किया गया था। जीएसटी संग्रहालय कहां पर है, गोवा में। ठीक है, तो लिखेंगे जीएसटी संग्रहालय। मेरे ख्याल से पिछली स्लाइड में भी मैंने लिखा था इसके बारे में, जीएसटी संग्रहालय, म्यूजियम बोलते हैं इसको। तो जीएसटी म्यूजियम कहां पर है, गोवा, गोवा, गोवा वाले बीच में, है ना, सुना आपने गाना गोवा। तो जीएसटी संग्रहालय गोवा में है। और भारत में जीएसटी के कौन से मॉडल को लागू किया गया,
तो याद रखना है भारत में कनाडियन मॉडल को लागू किया गया। तो लिखेंगे भारत में जीएसटी का कनाडियन मॉडल लागू किया गया। जीएसटी का कनाडियन मॉडल, जीएसटी का कनाडियन मॉडल भारत में लागू किया गया है। तो जीएसटी का कनाडियन मॉडल को भारत में क्या किया गया है, लागू किया गया है। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को? यहां तक की चर्चा समझ में आ गई आप लोगों को? बताओ। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जीएसटी का स्लोगन, जीएसटी का नारा क्या था? तो लिखेंगे जीएसटी का नारा, जीएसटी नारा क्या था? नारा हम बोलते हैं स्लोगन को। तो जीएसटी को किस स्लोगन के साथ में मेरे साथियों शुरू किया गया था? तो याद रखना, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, इसको हम बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, इस स्लोगन के साथ में जीएसटी को क्या किया गया था, देश के अंदर लागू किया गया था। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा समझना, यहां पर एक संविधान संशोधन था, 122वां विधेयक था। ठीक है, तो लिखेंगे 122वां संविधान संशोधन विधेयक। 122वें नंबर का था ये संविधान संशोधन विधेयक, और ये 2014 का था। ये विधेयक सबसे पहले संसद में पेश हुआ था। याद रखना, ये विधेयक, और ये विधेयक राज्यसभा में सबसे पहले पारित किया गया था। सबसे पहले विधेयक रखा जाता है। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था जो कि 2014 का था। इसको संसद में पेश किया था, तो इसको फिर किया जाता है राज्यसभा से पारित। इसको पारित कब किया गया, पास कब किया? तो इसको राज्यसभा से पारित किया गया था 3 अगस्त को। राज्यसभा से इसको पारित कब किया गया? तो 3 अगस्त को इसको राज्यसभा से पारित किया गया था 2016 में। ठीक है, दूसरी बात, जब राज्यसभा से पारित हो गया उसके बाद ये लोकसभा में गया और फिर लोकसभा से पारित हुआ। लोकसभा से पारित, लोकसभा से कब पारित हुआ ये? 8 अगस्त को ये लोकसभा से पारित हुआ। जब ये पारित हो गया उसके बाद में इस पर होते हैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। ठीक है, तो अब लिखेंगे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? तो इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 8 सितंबर 2016 को। कब हुए? 8 सितंबर 2016 को। उसके बाद में क्या आया? तो उसके बाद में आया 101वां 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। याद रखना क्या आया? अधिनियम। अधिनियम का मतलब है एक्ट। अब ये कानून बना और ये आया था 2016 में। ठीक है, तो ये तिथियां महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आती है और कई बार पूछी गई है। ठीक है, ओके। अगर पूछा जाए कि भारत जीएसटी को लागू करने वाला कौन सा देश है, 161वां देश है। ठीक है, 161वां देश, तो लिखेंगे भारत
जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश, ठीक है, 161वां देश, ठीक है। अब एक और चीज याद रखना, जीएसटी स्टेट कोड एक नया शब्द है, यह परीक्षा में आया था एमटीएस में, तो मैंने सोचा आपको भी लिखवा दूं। जीएसटी स्टेट कोड हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ ले कि अलग अलग राज्यों के जीएसटी स्टेट कोड अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों के जीएसटी स्टेट कोड जो होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। जीएसटी स्टेट कोड कौन कौन से हैं, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये रहे सारे के सारे जीएसटी स्टेट कोड, ठीक है, स्टेट कोड है ये। और यहां से सवाल बन सकता है आपसे, जैसे मैं बताऊं कि 01 किस स्टेट का कोड है, तो जम्मू कश्मीर का है। 02 किसका है, हिमाचल प्रदेश का। 03 किसका है, पंजाब का। 04 किसका है, चंडीगढ़ का। 05 किसका है, उत्तराखंड का है। 06 हरियाणा का है, ठीक है। 07 दिल्ली का है। 08 राजस्थान का है। 09 यूपी का है। 10 किसका है, बिहार का। 11 किसका है, सिक्किम का। 12 अरुणाचल प्रदेश का। 13 नागालैंड का। 14 मणिपुर का। 15 मिजोरम का। 16 त्रिपुरा का। 17 मेघालय का। 18 असम का। 19 वेस्ट बंगाल का। 20 झारखंड का। 21 उड़ीसा का। 22 छत्तीसगढ़ का। 23 मध्य प्रदेश का। 24 गुजरात का। 25 दमन एवं दीव का। 26 दादर एवं नगर हवेली का। 27 महाराष्ट्र। 29 कर्नाटक। 30 गोवा। 31 लक्षद्वीप। 32 केरल। 33 तमिलनाडु। 34 पांडिचेरी। 35 अंडमान एवं निकोबार। 36 तेलंगाना। 37 आंध्र प्रदेश और 98 अदर टेरिटरीज। ये याद रखना आप लोगों, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये चीजें याद रखोगे तो ज्यादा काम की है, ठीक है। ये जीएसटी कोड है, और है ना, आपकी परीक्षा में आता है। अच्छा, आप अपने अपने राज्यों का कोड बताइए क्या है, जो जिस राज्य से, जैसे बिहार वाले 10 बोलेंगे, है ना, सिक्किम वाले 11 बोलेंगे, एमपी वाले कितना बोलेंगे, तो याद रखना 23 बोले, उनका जीएसटी कोड कितना है, तो 23 है। कितना है मेरे प्यारे दोस्त, 23। 23 उनका जीएसटी कोड है। ओके, आ गई बात समझ में आप लोगों को, बताओ, ठीक है। तो जीएसटी कोड 2 अंकों का एक संख्यात्मक मान है, जो हर राज्य को आवंटित किया जाता है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश यहां पर कर ली है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। अब मैं जीएसटी परिषद की बात कर लेता हूं, है ना, इसको उतार लेना, जगह छोड़ दो इसके लिए। अब हम अगला हेडिंग डालते हैं, जीएसटी परिषद। किसके बारे में, जीएसटी परिषद के बारे में। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल आप इसे बोलते हैं, जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल के नाम से आप इसे जानते हैं। आपको सबको पता है कि ये एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका जिक्र संविधान में है, तो लिखेंगे जीएसटी काउंसिल जो है वो संवैधानिक संस्था। इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, संवैधानिक संस्था ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक है, संवैधानिक संस्था है। इसका जिक्र कौन से आर्टिकल में है, भाई संविधान के किस आर्टिकल में इसका जिक्र है, तो आर्टिकल नंबर 279 ए में है, 279 ए, आर्टिकल नंबर 279 क्लोज ए में इसका जिक्र है। याद रखना, जीएसटी काउंसिल से संबंधित है ये। और इसका गठन किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रपति ने इसका गठन किया था, उस समय प्रणब मुखर्जी थे। तो जीएसटी काउंसिल का गठन, इसको कॉन्स्टिट्यूट किसने किया था, तो राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, 12 सितंबर 2016 को। 12 सितंबर 2016 को। उस समय कौन थे, प्रणब मुखर्जी,
तो प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा इस जीएसटी काउंसिल का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं जीएसटी काउंसिल की संरचना के बारे में। जीएसटी काउंसिल की संरचना, तो आप सभी जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक अध्यक्ष होता है कि नहीं होता है? बोले हाँ सर होता है। तो इसमें अध्यक्ष पद है और अध्यक्ष को हम चेयरपर्सन बोलते हैं। सही है कि गलत है? चेयरपर्सन। तो जो अध्यक्ष है मेरे साथियों वो कौन हुआ करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष है मेरे साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, क्या याद रखेंगे? केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष। पूछा जाए पहला कौन था, बताओ पहला कौन था? पहला कौन था भाई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके अध्यक्ष, बहुत बढ़िया, इसके पहले अध्यक्ष थे अरुण जेटली। नहीं, निर्मला सीतारमण गलत बता रहे हो आप, है ना? इसके पहले अध्यक्ष जो थे, फर्स्ट जो थे वो अरुण जेटली थे। अरुण जेटली जी। अब तो ये हमारे साथ में नहीं है, मतलब हमारे बीच में नहीं है, पर इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली जी थे। याद रखना, अरुण जेटली जी पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली जी। आवाज तो आ रही है भाई, है ना? अरुण जेटली जी। और वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी ये वर्तमान में है। याद रखना है भाई, भूलना थोड़ी है। चलो अब इसमें सदस्यों की हम बात कर लेते हैं। सदस्य मेंबर्स की हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल्स में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखना इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। ये प्रश्न बहुत आया है कि जीएसटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य, 33। याद रखना 33 सदस्य राज्यों से 28 और 3 यूटी से होते हैं। याद रखना है मैं क्या कह रहा हूं, सभी राज्यों के वित्त मंत्री और जो यूटी है, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, उसके भी वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? और एक केंद्रीय राज्य मंत्री होता है इसमें शामिल। तो लिखेंगे सभी राज्यों और यूटी, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश,
सभी राज्यों एवं यूटी के वित्त मंत्री, और मैं आपको बता दूं कि राज्य 28 है, तो 28 सदस्य तो ये, और यूटी में 3 वित्त मंत्री हैं हमारे, तो 29, 30, 31। आ गई बात समझ में? ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। फिर लिखेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, लिखेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, 33। आपको तो ये याद रखना है भाई, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ये जीएसटी काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जीएसटी काउंसिल जो है, इसका निर्णय कितने बहुमत से लिया जाता है, तो 3/4 से इसका निर्णय लिया जाता है। लिखेंगे इसका डिसीजन या निर्णय 3/4 से लिया जाता है, तो डिसीजन 3/4 से। ओके, 3/4 से। अच्छा, मतदान कैसे क्या होता है इसमें, देखो, मतदान प्रणाली, वोटिंग राइट्स, मतदान अधिकार किसको कितना है, केंद्र सरकार को कितना मत देने का अधिकार है, तो केंद्र सरकार को वोटिंग राइट्स कितना मिला हुआ है, तो याद रखना है 1/3। तो केंद्र सरकार को मतदान 1/3 मिला हुआ है, और राज्य सरकार को कितना मिला हुआ है, सभी राज्यों के समूह को 2/3। तो लिखेंगे राज्य सरकारों को 2/3, ये मतदान अधिकार इनको मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। अब हम बात करते हैं मेरे साथियों, इसके क्या क्या कार्य है, जीएसटी काउंसिल के क्या क्या कार्य है। जीएसटी काउंसिल के क्या क्या फंक्शंस हैं, जीएसटी काउंसिल के क्या क्या फंक्शन है, ये क्या क्या काम करता है जीएसटी काउंसिल। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला तो यह है कि ये करों की दरों का निर्धारण करता है। तो पहला लिखेंगे कर की दरों का निर्धारण करना, टैक्स रेट, कर की दरों का निर्धारण करना, कि कर की दर कितनी होगी, 5 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 20 होगी, है ना। अलग अलग वस्तुओं को टैक्स के दायरे में रखना, तो लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर, विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दर का निर्धारण करना, कर की दर का निर्धारण करना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कर की दर का निर्धारण करना अलग अलग वस्तु और सेवाओं पर। इसके अलावा कौन कौन सी वस्तुओं पर और कौन कौन सी सेवाओं पर टैक्स में छूट मिलेगी, ये भी यही डिसाइड करता है। तो लिखेंगे विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को कर की दर से मुक्त करना, ठीक है, या छूट तय करना। विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की छूट का निर्धारण करना, यह भी इसी की जिम्मेदारी है कि किस पर कितनी छूट दी जाएगी। और अगली बात यह कि जीएसटी संग्रह का यह विभाजन करता है। ठीक है,
यूट्यूब पर जो क्लास होता है उसका पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलता है, पीडीएफ सेक्शन में, ठीक है। तो चौथा लिखेंगे जीएसटी संग्रह या कलेक्शन का विभाजन करना, डिवीजन भी यही करता है। ओके, इसके अलावा इसके पास एक और शक्ति है, बहुत बढ़िया लिखेंगे। इसमें क्या लिखे, अगला लिखेंगे जीएसटी के तहत जो रजिस्टर्ड पंजीकरण से जो छूट के लिए कारोबार की सीमा का निर्धारण करता है, तो लिखेंगे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत पंजीकरण छूट हेतु कारोबार सीमा का निर्धारण करना। ठीक है, ये भी इसके काम है। तो ये जीएसटी काउंसिल के मैंने इतने सारे काम आपको बता दिए हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बताओ जरा। ओके, चलिए एक बार प्लीज मुझे बताएंगे, मुझे मुझे 25 सेकंड का समय दे दो, मैं आता हूं पानी पी लेता हूं, है ना। बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अगला जीएसटी के दायरे से बाहर की वस्तुएं कौन कौन सी है, ठीक है, लिखेंगे जीएसटी के दायरे से बाहर की वस्तु है, जिसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। तो आप सभी जानते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नहीं है, अफीम पर नहीं है, शराब पर नहीं है, स्टाम्प शुल्क पर भी नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे अफीम, दूसरा स्टाम्प शुल्क,
इसको हम लोग स्टाम्प ड्यूटी भी बोलते हैं, ये परीक्षा में आया हुआ है। तीसरा आप लिख सकते हैं मेरे दोस्त, शराब, अल्कोहल, इस पर भी जीएसटी अभी लागू नहीं किया गया है। पर यह निर्धारित करना कि किस पर कितना जीएसटी होगा, कब से लागू होगा, यह सारी जिम्मेदारी किसकी है? जीएसटी काउंसिल की है। आ गई बात समझ में आप लोगों को? अगला क्या लिखेंगे? अगला लिखेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, है ना, वायुयान का ईंधन, एविएशन फ्यूल बोलते हैं आप इसे, ठीक है। इसके अलावा कच्चा तेल, ठीक है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल बोलते हैं आप इसे, क्रूड ऑयल। इसके अलावा नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस बोल देते हैं आप इसे। तो ये सारे के सारे जीएसटी के दायरे से बाहर है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। गुड्डू कह रहे हैं पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीडीएफ नहीं मिल रही है। गुड्डू मिलती है ना गुड्डू, पीडीएफ वहीं पर मिलेगी आपको, एप्लीकेशन पर ही मिलती है, ठीक है। चलिए, तो ये जीएसटी जीएसटी हमने खेल लिया। अब मैं आपको बताता हूं, अगले चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं। और अगला चैप्टर हमने डाला है जनगणना। अभी हमारे पास समय है, ऐसे उद्योग क्षेत्र हम देख सकते हैं। तो आइए उद्योग क्षेत्र के बारे में मैं डिस्कशन कर देता हूं। हेडिंग डालते हैं उद्योग, उद्योग, उद्योग क्षेत्र, इसे हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, उद्योग क्षेत्र। आप सभी जानते हैं कि जो उद्योग क्षेत्र है, जो उद्योग क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? तो उद्योग क्षेत्र मेरे साथियों याद रखना है, ये द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है, लिखेंगे यह द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। बैठ, देखिएगा, जो उद्योग क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है ना। यहां पर देखना जरा, आप लोगों के काम का ही है ये सब। ठीक है, उद्योग क्षेत्र, यहां पर हेडिंग डालिएगा उद्योग क्षेत्र। इंडस्ट्रियल सेक्टर, उद्योग क्षेत्र, ठीक है। अब देखिएगा उद्योग होता क्या है, तो उद्योग के बारे में हम बातचीत करते हैं। उद्योग जो होता है, जिसे हम लोग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, उद्योग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंडस्ट्री। ये अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है, ठीक है, वो अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र का उदाहरण है? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इकोनॉमी के सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है मेरे प्यारे दोस्त? सेकेंडरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण है। और उद्योगों में क्या होता है? तो उद्योगों में उत्पादन बढ़ता है, याद रखना।
उद्योगों से देश का, उद्योगों से उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि उद्योगों में हर चीज का उत्पादन होता है। तो उत्पादन बढ़ेगा तो विकास होगा देश का, और देश का विकास होगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। आ गई बात समझ में? इसलिए औद्योगिक क्षेत्र जरूरी है। ठीक है, उद्योगों में उत्पादन होता है, उत्पादन बढ़ने से विकास बढ़ेगा, और विकास के बढ़ने से देश की जीडीपी बढ़ेगी। आ गई बात समझ में? देश की जीडीपी बढ़ेगी। अब उद्योगों का विकास करने के लिए या देश की जीडीपी को बढ़ावा देने के लिए, भारत का विकास करने के लिए अलग अलग औद्योगिक नीतियां बनाई जाती है। अलग अलग औद्योगिक नीतियां बनाई जाती है। भारत में जरूरी क्यों है औद्योगिक नीतियां क्यों बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है भारत में औद्योगिक नीतियां? क्योंकि स्वतंत्रता के समय, आजादी के समय, जब हमें आजादी मिली थी, जब हमें फ्रीडम मिली थी, तब देश के अंदर पुअर्टी बहुत ज्यादा थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, रहना रेहाना पुअर्टी बहुत ज्यादा थी। पुअर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, इसका मतलब है पुअर्टी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, दूसरी बात, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा थी। तीसरी बात, भुखमरी भी ज्यादा थी, भुखमरी भी ज्यादा थी। चौथी बात, तकनीक की कमी थी, इसलिए हमने औद्योगिक नीतियां बनाई थी। और हमारा देश विकासशील देश है। हमारा देश कैसा देश है? विकासशील देश है। इसलिए देश का विकास करना ज्यादा जरूरी है। तो देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए भी औद्योगिक नीतियां बनाई जाती है। अब ये जो औद्योगिक नीतियां है, ये देश के आर्थिक ढांचे का ब्लूप्रिंट है कि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए औद्योगिक नीतियों को बनाया जाता है, पहली बात। ठीक है, और औद्योगिक नीतियों में यह भी लिखा होता है कि उद्योगों की स्थापना की जाएगी। कौन कौन से उद्योगों की स्थापना की जाएगी, कहां कहां की जाएगी, यह कहां लिखा हुआ है? औद्योगिक नीतियों में लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरी बात, औद्योगिक नीतियों के माध्यम से ही हमें यह पता चलता है कि उद्योगों का रेगुलेशन कैसे किया जाएगा, कौन कौन से उद्योगों को कैसे कैसे चलाया जाएगा। चौथी बात, उद्योगों का प्रबंधन, मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, यह भी औद्योगिक नीति में ही लिखा हुआ है। ठीक है, पांचवी बात, उद्योगों के विकास की रूपरेखा को भी हम औद्योगिक नीतियों में ही पढ़ते हैं कि कौन कौन सी औद्योगिक नीति है। कविता, बोलिए ना सर, उद्योग पढ़ाए हैं? मैंने पढ़ाया है क्या उद्योग आपको? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा उद्योग। तो मैं वो उद्योग थोड़ी पढ़ाऊंगा कि भारत में लौह इस्पात उद्योग कहां है, नहीं। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा औद्योगिक नीतियां कौन कौन सी है। ठीक है, अगली बात, भारतीय औद्योगिक नीतियां। आजादी के बाद औद्योगिक नीतियों का विकास किया गया, विकास को बढ़ावा दिया गया, रोजगार को बढ़ावा दिया गया, क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा दिया गया। ऐसे क्षेत्रों में उद्योग लगाए गए जहां पर उत्पादन कम होता था, जहां पर रोजगार चाहिए था, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में उद्योग लगाए गए। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में उद्योग लगाए गए। अब आइए जरा, औद्योगिक नीति जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, ये स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी। भारत आजाद हो गया 1947 में। ठीक है, आ गई बात समझ में? भारत आजाद कब हुआ था? 1947 में। तो 1947 के बाद में पहली बार औद्योगिक नीति आई थी मेरे साथियों 6 अप्रैल 1948 को। किसने घोषणा की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इस औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, अरे टोपेश भाई पढ़ो इधर, औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी? ये स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी घोषणा की थी। किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी घोषणा की थी। इस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को अपनाया गया था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को अपनाया गया था। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है?
तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? ये सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर देश का विकास करते हैं, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको किस में अपनाया गया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में अपनाया गया। ठीक है, इस औद्योगिक नीति में केंद्र सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण था, पूरी तरीके से कंट्रोल था इन 3 सेक्टर पर, परमाणु ऊर्जा पर, रेलवे पर और अस्त्र शस्त्र पर। आ गई बात समझ में? इन 3 क्षेत्रों पर केंद्र सरकार का कंट्रोल था। किसका कंट्रोल था? सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल था इन 3 सेक्टर्स पर। कौन कौन सा? 3 सेक्टर पर। ठीक है, 3 सेक्टर पर किसका कंट्रोल था? सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल था। परमाणु ऊर्जा, रेलवे और अस्त्र शस्त्र। ठीक है, अस्त्र शस्त्र। कोयला, कोयला मतलब वही कोयला से चलने वाले उद्योग, विमानन, हवाई जहाज, लौह इस्पात, जहाज निर्माण जो पानी में चलते हैं, आदि को राज्य के नेतृत्व में संचालित किया गया। मतलब सरकार के निर्देशन में इन उद्योगों को चालू किया गया और इसी औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों को महत्व दिया गया। लघु उद्योग का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट इसी इंडस्ट्री में, मतलब इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया गया था। ठीक है, अब अगली औद्योगिक नीति है जिसका नाम है 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, ये भारत का आर्थिक संविधान आप इसे बोलते हैं। तो इंडिया का इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन इसी को बोला जाता है। आ गई बात समझ में? भारत का आर्थिक संविधान किसे कहा जाता है? तो 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसी को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। इसमें अच्छा, इसको हम राज्य पूंजीवाद की बाइबल भी बोलते हैं, बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म। याद रखना है, बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म, स्टेट कैपिटलिज्म। ठीक है, राज्य पूंजीवाद की बाइबल, भारत का आर्थिक संविधान, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप इसे कहते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, ये 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। याद रखना है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारी औद्योगिकीकरण के द्वारा तीव्र औद्योगिकीकरण करना, हैवी इंडस्ट्रियल, बहुत सारे उद्योगों को खोलना इसका उद्देश्य था। ये समाजवादी मॉडल पर बेस्ड थी, सोशलिस्टिक मॉडल पर यह आधारित थी। इसमें उद्योगों को 3 भागों में बांट करके देखा गया था। सबसे पहला जो शेड्यूल ए था उस पर 17 उद्योग थे। तो शेड्यूल ए में कुल 17 उद्योग थे, जिसमें दूरसंचार, तेल, बिजली, ये सारे थे उद्योग। और इन शेड्यूल ए में जो 17 उद्योग थे उस पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल था। किसका कंट्रोल था? ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल था। फिर था शेड्यूल बी, अनुसूची बी के उद्योग। और अनुसूची बी में कुल कितने उद्योग थे? 12 इंडस्ट्रीज थी, जिस पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का कंट्रोल था। और अनुसूची सी, जिसे शेड्यूल सी बोलते थे, उसमें मेरे साथियों शेष सभी उद्योग थे जो इनमें शामिल नहीं थे, वो इस पे थे। और याद रखना, इसमें प्राइवेट सेक्टर को स्वतंत्रता दी थी कि हां तुम तुम्हारे हिसाब से उद्योग चला सकते हो। अगला है लाइसेंसिंग प्रणाली की नींव इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में लागू की गई थी। लाइसेंस लेने की बात, और क्षेत्रीय विषमता को, रीजनल इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए क्या किया गया था? पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाए गए थे। ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए थे वहां पर उद्योग लगाए गए थे। स्थापना के लिए कर में छूट दी गई थी, सब्सिडी दी गई थी ताकि उद्योगों का विकास हो। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है 1977 की। इसका उद्देश्य था विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा इसमें दिया गया था। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उन पर बढ़ावा दिया गया था।
इसमें जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर की स्थापना की गई थी। हर जिले में उद्योग केंद्र बनाए गए थे, हर जिले में इसमें उद्योग केंद्र बनाए गए थे। और फिर आती है औद्योगिक नीति 1980 की, जिसमें आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन किया गया था। इसमें उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया था, साथ ही साथ बाजार प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाया गया था। आ गई बात समझ में? और इसमें एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया था। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। और अब एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की, जिसके बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा, और फिर जनगणना के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो जनगणना की शुरुआत मैं बाद में करूंगा, उसके पहले ये बचा हुआ पार्ट भी इसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद जनगणना पढ़ेंगे। एसएससी जीडी में जनगणना बाकी था, वो मैं करवा दूंगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो जो हमारे झारखंड वाले बच्चे, झारखंड उत्पाद सिपाही के, वो कल की क्लास न भी लेंगे तो भी चलेगा। सिलेबस आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मेरे ख्याल से कल परसों एक और क्लास हम लेंगे विविध वाली, उसके बाद में खत्म सिलेबस। ठीक है, सिलेबस हम इतना ही कहेंगे। ठीक है, परसों आपकी लास्ट क्लास होगी। परसों जनगणना के बाद में एक विविध वाली क्लास लेंगे और खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, ओके ओके, नमस्ते। ठीक है, बाकी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, नमस्कार।